नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चर्चा प्रथा के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कहां एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग की बात अंतिम दौर में होने की खबरें आने लगी थी। तमाम देश के मीडिया चैनल इसके ऊपर मुहर भी लगा रहे थे। हमने भी अपने तरफ से जब पड़ताल किया तो यही पता चला कि बिहार में सीट शेयरिंग की बात अंतिम दौर में है और करीब करीब ये फाइनल हो चुकी है। वो फॉर्मूला भी आपने अब तक सुन लिया होगा, लेकिन अब जो खबरें बिहार के भीतर से निकल करके आ रहा है वहां पर मामला बनते बनते बिगड़ गया है। और किस रूप में बिगड़ रहा है, इस बात का अंदाजा पटना से लेकर के दिल्ली तक बैठे हुए लोगों को है कि एक तरफ जहां वोट बैंक की राजनीति, वहीं दूसरी ओर जहां एक बार फिर 4 महीने पहले वाली राजनीति शुरू हो गई, और वहीं तीसरी ओर जनता दल यूनाइटेड को अपने भविष्य की चिंता। इन तीनों ही मामलों को लेकर बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू का साथ क्या बना रहेगा, ये सवालों के घेरे में है। सवालों को घेरे में इसलिए भी है क्योंकि 3 बयान बीते 2 दिन के भीतर 48 घंटे और 3 बयान, इन 3 बयानों ने बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक एनडीए सरकार की स्थिरता पर और बिहार में बन रहे सत्ता समीकरणों के सहारे दिल्ली को साधने की कवायद तक सबको एक ही झटके में अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखने को मजबूर कर दिया है। जी हां, दरअसल अभी महज 48 घंटे पहले नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री अशोक चौधरी का एक बयान आया। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहने के बावजूद जितना काम मुसलमानों के लिए किया है, वो बीजेपी के साथ रह करके कोई दूसरी पार्टी का नेता किसी ने कभी किया है क्या? अब इस बयान के दो मायने हैं। पहला तो ये कि क्या अशोक चौधरी ने जो बयान दिया वो नीतीश कुमार के सहमति से बयान दिया, और इस बयान से जो सीधा सीधा मतलब निकलता है वो मतलब यही निकलता है कि अशोक चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को मुस्लिम विरोधी होने का सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया है, क्योंकि बीजेपी के साथ रह करके मुसलमानों का भला नीतीश कुमार के अलावा किसी ने किया है क्या? अगर इस तरह के बोल, अगर इस तरह की बातें, उनके कहे गए शब्दों का अर्थ जो निकल रहा है, तो साफ साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को और मुसलमानों को अशोक चौधरी एक अलग चश्मे से देख रहा है। और सीधा सीधा ये आरोप लगाने जैसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के चिंता नहीं करती है, केवल नीतीश कुमार ही करते हैं। जल में रहकर मगर से बैर, उसी गठबंधन में रहकर उसी गठबंधन के ऊपर सवालिया निशान अशोक चौधरी ने स्वाभाविक सी बात ही अपनी मर्जी से नहीं लगाया होगा। अब जरा उसके बाद की परिस्थितियों को जरा देखिए। एक टीवी इंटरव्यू में दिए गए इंटरव्यू के दौरान वही 4 महीने पुराना राग अमित शाह ने फिर से आलाप दिया। जो एक टीवी कॉन्क्लेव में, मीडिया कॉन्क्लेव में अमित शाह ने जो कहा था 4 महीने पहले कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे, जब ये काउंटर क्वेश्चन पूछा गया मीडिया पत्रकार के द्वारा, जब सवाल के अंदर से सवाल किया गया, तो इस सवाल को उन्होंने टाल दिया कि ऐसे सवालों का जवाब मीडिया कॉन्क्लेव के भीतर नहीं दिया जाता। ये 4 महीने पहले का घटना है, दिसंबर का घटना है। अब एक मीडिया कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा, लेकिन यहां पर जो एंकर महोदय बैठे हुए थे उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठीक वैसे ही चुनाव लड़ा जाएगा जैसे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया था और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वहां बदल दिया गया। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर कोई सवाल उसके चैनल के पत्रकार ने, जो अमित शाह का इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने नहीं पूछा। और जब ये सवाल फिर से एक बार आकर के खड़ा हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी हुई है। हमने भी अपने तरीके से पता करने की प्रयास किया, कोशिश की, तो पता चला कि सीएम हाउस के भीतर का नजारा जो है, तो कुछ देर पहले मुझे एक खबर मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर हम सही जानकारी हमारे पास पहुंचा तो मुख्यमंत्री काफी गुस्से में, बेहद गुस्से में, ऐसा खबर आता है। जब मुख्यमंत्री का गुस्सा होता है तो चुप हो जाते हैं और नए तरीके से फैसले ले लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जब भी चुप होते हैं तो कईयों की धड़कनें बढ़ जाती है। वैसे मुख्यमंत्री बोलते कम है और आजकल बोलते हैं तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो जाता है। सदन के भीतर भी लोगों ने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार गुस्सा हो रहे थे। लेकिन इस बीच तीसरा बयान भी एक आया, और वो तीसरा बयान क्या था? वो तो सबसे ताजा तरीन बयान है बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान होता है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये बिहार वासियों की इच्छा है कि बाबू जगजीवन राम के बाद
नीतीश कुमार बिहार से दूसरे उप प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो देश के लिए अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करे। अब भला नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बने, ये कहने का भी क्या मतलब है, क्या अर्थ है? ये कहने का तो यही मतलब है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के लिए छोड़ दे, बिहार में चुनाव के पहले ही छोड़ दे। और जब इस तरह का बयान आया, उस बयान के बाद जब हमने अपने पूरे सोर्सेज को ढूंढा तो पता चला कि मुख्यमंत्री काफी गुस्से में हैं। और आज से ही नहीं बल्कि आज तो गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़े होने की बातें बताई गई। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार इसी उधेड़बुन में है कि अब किया जाए। उनके करीब की जो मंडली है उसमें ज्यादातर भाजपा अप्रोच के लोग हैं। संजय झा का जिक्र आजकल उनका भी टीवी इंटरव्यू पिछले 2 दिन से बढ़ा हुआ, कभी इस चैनल कभी उस चैनल कभी उस चैनल, यानी तमाम चैनलों पे उनका इंटरव्यू देखने को मिल सकता है आपको। हर जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अचानक से उनका इंटरव्यू का संख्या बढ़ गया। उसके बाद ललन सिंह का जिक्र कर लीजिए। ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं और वक्फ संशोधन बिल पर जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के भीतर ललन सिंह और संजय झा ने जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के एकदम कहते हैं ना कि सीधे सीधे उसी लाइन पर जाकर के खड़ा कर दिया, उससे जेडीयू के कोर वोटर के बीच में बड़ी नाराजगी है साहब। और ये बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि इस नाराजगी के दौर में जब कोर वोटर छिटक रहा है तो भला चुनावी साल में संजय झा और ललन सिंह की बात सुनी जाए या फिर 18% मुस्लिम वोटर की बात सुनी जाए। इसी में एक और परिस्थिति है। एक और परिस्थिति ये है कि जेडीयू का जो लेजिस्लेटर है यानी कि विधायक दल के ज्यादातर सदस्यों को ये दिख रहा है साफ साफ कि राष्ट्रीय जनता दल के पास अब यानी आरजेडी के पास खास करके वक्फ संशोधन बिल के बाद 32% वोट तो एक तरफा है। पता है कौन कौन? यादव और मुस्लिम। कांग्रेस पार्टी जो कोशिश कर रही है, खास करके जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से चंदबारी की जो कोशिशें कर रही है वो एक अलग परिस्थिति होती है। तो वहीं पर उन परिस्थितियों के भीतर बीजेपी का साथ कितना बिहार के भीतर मजबूती के साथ मिल पाएगा नीतीश कुमार को, ये अलग सवाल जेडीयू के जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उन सबको ये सता रहा है। चाहे वो सिटिंग एमएलए हो, चाहे जो एमएलए बनने की आकांक्षा रखते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार सबसे एक एक करके मिलते भी रहे हैं और उनकी परिस्थितियों को भी देख रहे हैं कि क्या इस गठबंधन के साथ जो 103 सीटें ऑफर किए जाने की जो बात आ रही थी कि जेडीयू को महज 3 सीटों से बड़ा भाई बना करके रखा जाएगा बीजेपी के साथ, तो उस सांकेतिक या सिंबॉलिक बड़े भाई की भूमिका को नीतीश कुमार स्वीकार करने के लिए क्या तैयार होंगे? यही वो सवाल है जिस सवाल के अंत तक पहुंचने के लिए, इस सवाल को टटोलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की परिस्थितियों को भी टटोलना जरूरी होता है कि राजद आखिर क्या चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हमने आपको पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की 2 प्राथमिकताएं हैं यहाँ पर। पहली कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, जल्द से जल्द उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। और वहीं दूसरी, जब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की हालात बिहार में पैदा ना हो तब तक नीतीश कुमार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाए, ये संभावना को खत्म करते रहना और नीतीश कुमार को तब तक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनाए रखने की अपनी राजनीतिक व्यवस्था की, उस व्यवस्था को रणनीति के तहत पेश करते हुए बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते रहना। ये 2 प्राथमिकताएं आरजेडी का है। क्या ये दोनों प्राथमिकताओं को नीतीश कुमार ने बखूबी समझ लिया है? क्या नीतीश कुमार के कोर टीम के जो सदस्य हैं वो भी समझ लिया है? इन सब के आगे पिंजराबंद तोतों की परिस्थिति आपको पता है क्या कि वो क्या कुछ कर रहे हैं? दरअसल हालात 2 दिन से बदले हुए हैं बिहार के, और जब 2 दिन से हालात बदले हुए हैं तो इस बदले हुए हालात के बीच सीट शेयरिंग के मामले पर अंदर खाने एक प्रपोजल जेडीयू को भेजा जाना कि आप ही बड़े भाई है गठबंधन के भीतर और गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका को आप स्वीकार करके चुनाव लड़िए। और उसके बाद साफ साफ दिखने लगा जेडीयू को, नीतीश कुमार को, कि 103 सीटें जो बीजेपी की तरफ से ऑफर की जा रही है करीब करीब वही उतना ही सीटें तो विपक्षी गठबंधन के साथ जाने पर मिल जाएगी। मुख्यमंत्री पद की श्योरिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी ये बात पता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर तो 2/3 बहुमत स्पष्ट है, चाहे जो भी गठबंधन चुनाव लड़े। पूरे विपक्ष को ये बात पता है, पूरे एनडीए को भी ये बात पता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर चुनाव लड़ जाएं तो चूंकि उनके पक्ष में माहौल भले ही ना हो लेकिन नीतीश कुमार के विपक्ष में कोई माहौल हो, नीतीश हटाओ अभियान बिहार के भीतर चल रहा हो, ऐसी बातें दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रही है। भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें चल रही है या फिर चलवाई जा रही है, जो भी वास्तविकता हो हम नहीं जानते,
आप पे छोड़ते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर देखते देखते लोग ऊब तो गए हैं, ये बात तो सही है। लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प नहीं देख करके, और जो विकल्प दिखाई दे रहा है उन विकल्पों के बारे में वोटर्स के ज्यादातर सेक्शन के मन में एक रिजर्वेशन की जो परिस्थितियां हैं, उस रिजर्वेशन की परिस्थितियों में यथास्थितिवाद की परिस्थिति ही बिहार के वोटर के सामने है। तो भला दोनों ही खेमों को ये बात पता है कि बिहार का चुनावी नतीजा किस दिशा में जा सकता है। कोई चिराग मॉडल भी क्लियर नहीं दिख रहा है। बेशक आधा दर्जन चिराग मॉडल अपनाए जाने की तैयारी है, लेकिन साहब आधा दर्जन चिराग मॉडल में चिराग पासवान की पार्टी जितना बड़ा जनाधार के पास किसी के पास नहीं है, जो वोट काटने की स्थिति में कैंडिडेट लेकर किसी के समीकरणों को बिगाड़ पाने की स्थिति में हो, ऐसा नहीं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बिहार की राजनीति में अमित शाह का इंटरव्यू, अशोक चौधरी का बयान और उस सबसे बड़ा अश्विनी चौबे का बयान, ये अपने आप में काफी मायने रखता है। कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा क्या कुछ कहा गया था। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मतलब नवीन पटनायक जिस स्थिति में उनको पहुंचाया गया, नीतीश कुमार को नवीन पटनायक के साथ भारत रत्न दिया जाए। नवीन पटनायक के साथ क्या कुछ हुआ कौन नहीं जानता, सब जानता है। नीतीश कुमार कुछ दिनों तक अपना प्रगति यात्रा रोक करके घर बैठने का फैसला भी किया था। तब स्थितियों को जिस प्रकार से सुलझाने की कोशिश की गई, उस कोशिश में अब तक यही है कि नीतीश कुमार को मुगालते में रखा जाए, लगातार नीतीश कुमार को बहला फुसला करके एक तरह से गठबंधन के भीतर शामिल रखा जाए। लेकिन इस बात को बखूबी जानते हैं नीतीश कुमार को जानने वाले लोग कि नीतीश कुमार किसी के झांसे में आ जाएंगे। आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है, आज तक कमोबेश यही देखा गया है। काफी हार्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग नीतीश कुमार करते हैं। उस हार्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग के होते ही, चाहे उनके विधायकों की संख्या 115 हो चाहे 43 रही हो, हमेशा नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चाहे उनकी पार्टी विधानसभा के भीतर पहले नंबर पे थे या फिर तीसरे नंबर पे हो विधानसभा के भीतर, या दूसरे नंबर पे थी, तब भी वही मुख्यमंत्री। चाहे उनकी पार्टी यानी 2, 3, 1 किसी भी नंबर पे हो, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। तो ये इस तरह से विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग के ताकत के बूते ही हुआ है। और जिस प्रकार के बिहार में सामाजिक समीकरणों में पिछड़ा में अति पिछड़ा, उनको एम्पावर्ड करना, दलित में महादलित, उसके सशक्तिकरण के दिशा में संविधान के द्वारा दिए गए असीमित दायरे में सही लेकिन कोशिश करना, और इन सब से आगे निकल करके बीजेपी के चुनावी जो नैरेटिव है उस नैरेटिव का बिखर जाना, खास करके कास्ट सेंसस के बाद, जातीय जनगणना के बाद। अब बिहार के भीतर कौन पिछड़ा और अगड़ा की बात कर रहा है, कौन अति पिछड़ा की बात कर रहा है। ज्यादातर लोग, ज्यादातर नेता अपने जातीय खांचे में जाकर फिट हो गए। कोई यादव का नेता है, कोई कुर्मी का नेता है, कोई भूमिहार का नेता है, कोई ब्राह्मण का नेता है, कोई दलित का नेता है, कोई राजपूत का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई तेली का नेता है, कोई ठाकुर का नेता है, कोई जायसवाल का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई रविदास का नेता है, कोई मल्लाह का नेता है, सनप मल्लाह। हर बिरादरी के नेता खड़े हो गए। तो जब इतने सारे बिरादरी हैं और इतने सारे सैकड़ों बिरादरियों के नेता जब बिहार के भीतर खड़े हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में अगड़ा और पिछड़ा की बातें करने के लिए बिहार में तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब वो लाइन कामयाब नहीं होना है। कामयाबी जो है अब भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि नीतीश कुमार को रखा जाए गठबंधन में या फिर छोड़ा जाए। छोड़ने की स्थिति में दिल्ली सरकार डगमगा जाएगी। तो साथ रखने के लिए, सिंबॉलिक बड़ा भाई बनाने के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में 2-3 सीट ज्यादा देने की बातें भी कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव के बाद ऐसे हालात भी पैदा किए जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार चुनाव लड़े, तो फिर चुनाव में यदि बहुमत मिल जाए तो बिना नीतीश कुमार के पार्टी के महाराष्ट्र के तर्ज पर 122 का आंकड़ा अगर छू लिया जाए या फिर उसके करीब पहुंच जाया जाए। अब 103 सीटें ऑफर की जा रही है नीतीश कुमार को। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो छोटे अलायंस पार्टनर है, सबको पता है कि वो बीजेपी के खेमे में, यानी 140 सीटें बीजेपी और उसके छोटे अलायंस पार्टनर ही लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी नीतीश कुमार देख रहे हैं कि नहीं 140 में अगर 110 या 105 तो नहीं जीत लेंगे। तो नीतीश कुमार की बेचैनी, नीतीश कुमार का कथित गुस्सा, नीतीश कुमार की राजनीति और इन सब के भीतर जो है इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के भीतर अब तक सीट शेयरिंग के मामले में सामंजस्य का नहीं बन पाना, औपचारिक बैठकों का सिलसिला भी शुरू नहीं हो पाना, यह भी अपने आप में एक अलग तस्वीर सामने आता है कि कहीं किसी का इंतजार तो नहीं हो रहा है। वैसे एनडीए कैंप के भीतर भी एक पार्टनर का इंतजार हो रहा है, मुकेश सहनी का।
कि आ जाते तो बेहतर होता, सनप मल्ला मुकेश सहनी। लेकिन इंडिया कैंप में तो बड़े पार्टनर की इंतजार होने की खबरें आ रही है, यानी नीतीश कुमार की। देखते जाइए रास्ता कैसे निकलता है। लेकिन अश्विनी चौबे और अमित शाह के बयान के बाद और खासकर इसके ठीक पहले अशोक चौधरी ने जो तंज कसा, उसमें बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से इशारों में निशाना था, उसके बाद अब कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है कि बिहार की राजनीति के भीतर क्या होना है। लेकिन हाँ, 14 अप्रैल को खरमास है, खत्म। और बिहार की राजनीति के भीतर और बिहार के समाज में पारंपरिक तौर पर खरमास का महीना अशुद्ध माना जाता है। तो 14 अप्रैल तक तो बिहार में कुछ नहीं होगा, ये तय मान लीजिए कि 14 तारीख तक बिहार में कुछ नहीं होगा। लेकिन 14 के बाद की राजनीति बिहार के भीतर क्या इसी तरीके से ठहरे हुए पानी की तरह रहेगा, या कंकर नमानी जैसे कुछ घटना होगी, एनडीए की सीट कुछ ज्यादा ही प्रभावित साबित होगी, या क्या कुछ होगा, या फिर नीतीश कुमार की राजनीति, बेचैनी और उस राजनीतिक असुरक्षा की भावना, ये ज्यादा प्रभावित रूप से सामने आएगा। इसी के बीच बिहार फंसा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।